हेलो बच्चों। और आज हम लोग मॉर्फोलॉजी का सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें पढ़ेंगे स्टेम। चलो देखो भाई स्टेम क्या होता है। तो स्टेम, और ध्यान करो कि कहा था कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स ये सारे पार्ट होते थे। ये भी कहा था कि मान लो कोई प्लांट है और सीड जर्मिनेशन हुआ, है ना। तो सीड जर्मिनेशन हुआ था, हमने ये कहा था कि सीडलिंग बाहर आया। टॉप पर डिवाइडिंग सेल के मास को क्या कहता है? प्लिम्यूल। नीचे की तरफ डिवाइडिंग सेल के मास को क्या कहता है? रेडिकल। जहां और ये एम्ब्रियोनिक लीफ बनाई थी जिनको कहा था कॉटलीडन। ये जो प्लिम्यूल था ये और इसी में जो बार बार डिवीजन हुआ था तब किसी भी प्लांट का ये वाला पार्ट बना था, एरियल पार्ट बना था। ये याद आया? ऐसे। और ये था उसका अंडरग्राउंड पार्ट। तो आज हम लोग इसी स्टेम की बात करने जा रहे हैं। जरा सोच बताओ स्टेम क्या है। तो पहला पॉइंट तो यही है, स्टेम है, इट इज द ascending part of embryonal axis, है ना। ये जो एम्ब्रियो है उसका जो एक्सिस है उसका ऊपर की तरफ जाने वाला पार्ट है, इसलिए कहा था ascending part of embryonal axis। और ज्यादातर रेडिकल से बनते हैं स्टेम की प्लूम्यूल से। तो तुमको पता हो गया कहां से बनते हैं? डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से बनते ना, रेडिकल से तो रूट बनती थी। और हमने तुमसे एक बात कही थी कि स्टेम और रूट में जो सबसे बड़ा अंतर था वो क्या था? नोड और इंटरनोड का होना। जब भी कोई स्टेम बनाया जाता है तो एक्चुअली उस पर जगह जगह पर ऐसे खासतौर से शुगर कैन का देखना, मेज देखना, ये कुछ होती है, ये गांठें से महसूस होती है। क्या कहते हैं इनको? नोड कहते हैं। और जहां पर ये नोड होती है, दो नोड के बीच का ये पोर्शन होता है, इंटर माने इन बिटवीन टू, इसको कहते हैं रे इंटरनोड। ठीक। जहां पर इंटरनोड होती हैं वहीं से ब्रांचेज भी निकलती हैं और वहीं से निकलती हैं लीव्स भी, ऐसे। अच्छा, हम तुम्हें बताएंगे ये लीव्स होती हैं, इनके एक्साइल में, बगल में कभी कभी यहां पर भी डिवाइडिंग सेल का मास होता है, ऐसे। और टॉप पर भी डिवाइडिंग सेल का मास होता है। भाई रूट और सूट के अपेक्स पर डिवाइडिंग सेल का मास तो होता ही होता है, और यहां पर भी होता ही है। इन डिवाइडिंग सेल के मास को बड कहते हैं। ये अलग बात है कि टॉप पे है तो इसको हम टर्मिनल बड कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनल बड। और लीफ के एक्साइल में है, अगर यहां पर है तो चाहो तो जो ये साइड में है, साइड को लेटरल कहते हैं, तो इस बड को लेटरल बड तो कह ही सकते हैं। लेकिन अगर ये लीफ के एक्साइल में है तो ऐसी लेटरल बड को एक्सिलरी बड भी कहते हैं। तो यहां हमने नाम लिख दिया एक्सिलरी बड।
ठीक, तो क्या बात चल रही थी कि स्टेम क्या होता है, असेंडिंग पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। कहां से बनते हैं, डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल, है ना। और हमने तुमसे क्या कहा, और इन पर क्या क्या होगा, स्टेम के ऊपर बेयर्स क्या, लीव्स होती हैं इनके ऊपर, और बड्स होती हैं, और फ्लावर और फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स हो गए, ये सब होता है। हम तुम्हें बता चुके थे कि स्टेम और रूट में जो खास डिफरेंस था वो क्या था कि अनलाइक स्टेम, रूट में हमने तुमसे कहा था कि नोड इंटरनोड नहीं होती है, जबकि यहां पर नोड एंड इंटरनोड होंगे। तो स्टेम है क्या, नोड्स एंड इंटरनोड, ये इनकी खास बात होगी। तो हम तुम्हें इतनी बात अभी तक स्टेम बताए। इस पे जो बर्ड है ऑलरेडी दो प्रकार की दिखाई हमने। अच्छा, हम तुम्हें थोड़ी देर बता दें, एक चलो एक डायग्राम दिखा भी देते साथ साथ कि मान लो ये कोई स्टेम है ना, ये ओरिजिनल डायग्राम देखेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो ये जमीन पे लगा हुआ है, ठीक, अब इसको गौर से देखो तो समझ में आ जाएगा कि टॉप पर डिवाइडिंग सेल का मास है ना, क्या नाम दिया इसका, टर्मिनल बड, शिखर पर, है ना। ये लीफ है, इसके बगल में भी ये हमने बनाई, नाम दिया है एक्जिलरी बड। और यहां पर कुछ महसूस हो रहा, यहां पर कुछ महसूस हो रहा, यहां पर कुछ महसूस हो रहा, ये सब हैं नोड्स। और दो नोड के बीच की जगह को नाम दिया इंटरनोड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम तुम्हें बताएं स्टेम की कहानी होती है कि स्टेम जो होते हैं ऐसे होते हैं। इसको हम लोग हटा दे रहे क्योंकि ये तो हमने ऐसे ही दिखाने के लिए साइड में रख रखा था, ठीक है ना। ये था स्टेम। चलो, ये भी कह रहे थे हम कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है, स्टेम का फंक्शन क्या होता है। बताए कोई, स्टेम का फंक्शन क्या होता है। नंबर एक, हम तुम्हें बताएंगे स्टेम का सबसे बड़ा फंक्शन होता है ब्रांचेज को ऐसे फैलाए रखना, है कि नहीं। स्टेम का सबसे बड़ा क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांच, सबसे बड़ा फंक्शन यही है। इसके अलावा और क्या करते हैं, इसके अलावा हम तुम्हें बताएंगे कि मान लो ये कोई स्टेम है और बेशक तुम जानते हो कि रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो रूट द्वारा जो भी वाटर या मिनरल्स एब्जॉर्ब किए गए, अब जो भी जिंदा है, जल ही जीवन है, सबके लिए पानी की आवश्यकता है। तो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया गया पानी को प्रत्येक पार्ट तक, चाहे वो शिखर हो और चाहे वो लीफ हो, आखिर पहुंचाएगा। तो यही, इसी तरह पत्तियों को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। फूड यहां बनता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को अर्थात भोजन को फोटोसिंथेट कह सकते हैं। और पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, यहां द्वारा बनाया गया भोजन हम तुम्हें बताएंगे कि ऐसे होते होते स्टेम की तरफ भी जाता है, रूट की तरफ भी जाता है, और आवश्यकता से अधिक भोजन फ्रूट में भी स्टोर होता है। तो ये स्टेम ही तो है जो वाटर को, मिनरल्स को, फोटोसिंथेट को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाता है। इसलिए तुम कह सकते हो कि इसका एक काम होता है, स्टेम का दूसरा काम होता है
कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कह दो, और चाहे फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेसिस, है ना। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे, साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होते हैं, स्टेम जो होते हैं, कुछ अलग भी अदर फंक्शंस भी करते हैं, अदर कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कहा था हमारी तोंद क्यों निकल आई, फैट भरा है, फूड भरा है, रिजर्व फूड भरा है। तो ऐसे ही बहुत से स्टेम जो होते हैं वो ये करने लगते हैं, क्या, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, क्या किसी ने पोटैटो देखा है, किसी ने अदरक अर्थात जिंजर देखी, आलू में भोजन भरा होता है। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि कुछ प्लांट में, जैसे हम तुम्हें बताएं कि मान लो ये है आलू, देखो वो आलू में जगह जगह आइज होती है। अगर ये है मान लो जिंजर, अदरक, है ना, ऐसे, है ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि स्टोरेज ऑफ फूड कर सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो एंड जिंजर। साथ ही क्या कर सकते हैं, सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं किसी पौधे को, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। थोड़ा सा बना के दिखाएं, जैसे है तुमने गांव में कद्दू का पौधा देखा हो, लौकी तरोई का पौधा देखा हो, या मनी प्लांट देखा हो, मटर का पौधा देखा हो। कुछ प्लांट होते हैं उनके स्टेम बड़े नाजुक होते हैं, बड़े डेलिकेट होते हैं, इतने कमजोर होते हैं हवा में सीधे नहीं खड़े हो सकते। तो हमने देखा लोग पेड़ जहां पर उगता है वहां पर रस्सी बांध देते हैं या कोई लकड़ी गाड़ देते हैं। अब क्या हुआ, इधर प्लांट का कोई न कोई पार्ट, मान लो ये हमने कोई रस्सी लकड़ी गाड़ दी जमीन में, और इसी के बगल में कद्दू का पेड़ उगा है, मान लो पेड़ बड़ा नाजुक है, हवा में सीधा खड़ा हो नहीं सकता है। तो क्या करते हैं कुछ पौधे, उनके स्टेम का कोई पार्ट ऐसे स्प्रिंग में बदल जाता है, और वो स्प्रिंग इस सपोर्ट के चारों तरफ लिपट के पौधे को हवा में सीधा खड़ा करने की कोशिश करता है। इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रिल के रूप में सपोर्ट प्रदान करते हैं, तो हम कहेंगे प्रोवाइड सपोर्ट। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों में क्या करते हैं, हम तुम्हें बताएंगे प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं, स्टेम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अरे बहुत से पौधे तुमने देखे होंगे, जैसे मान लो हमने गुलाब का पौधा बनाया, अब उस पर देखना ऐसे ब्राउन कलर के ऐसे कांटे से लग जाते हैं। जब भी कोई हर्बीवोर्स, जब भी कोई जंगली जानवर खाने आएगा, ये थॉर्न, ये कांटे उनके स्नाउट में चुभ जाते हैं, एनिमल दूर भाग जाते हैं, पौधे के प्राणों की रक्षा हो जाती है। तो प्रोटेक्शन टू द प्लांट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, अरे हमने देखा गांव में आलू के टुकड़े करते जमीन में गाड़ देते, दूसरा आलू का पौधा तैयार, गन्ने के टुकड़े करते जमीन में गाड़ देते, दूसरा गन्ने का पौधा तैयार। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी मदद करते हैं। अगर तुम्हें ये सारे फंक्शन एक बार हम दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। जैसे तुम देखो, ये है कोई हमारे पास डायग्राम, देखो ये, ठीक, इसको लेके आते हैं और गौर से देखो तो तुम्हें ध्यान आया हो, ये है पोटैटो और जिंजर। क्या काम करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड का करेंगे।
साथ ही साथ इसको हटाते, अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर दें, अगर तुम इसको गौर से देखो, है ना, ये इस तरह का कोई, अगर तुमने कभी पौधा देखा हो, इस तरह का कोई पौधा देखा हो, तो क्या है भैया, ये कोई लकड़ी गड़ी है जिसमें पौधे का एक पार्ट स्प्रिंग लाइक हो गया और सपोर्ट के चारों तरफ लिपट गया, इसको कहा था टेंड्रिल। चलो अच्छा, हटाते हैं इसको भी। अब जरा तुमने गुलाब का पौधा देखा होगा, ये है, मान लो ये है, और गौर से देखो तो इसमें क्या है, जगह जगह पर कांटे निकले हैं, जिससे ग्रेजिंग एनिमल, चरने वाले जानवरों से पौधे के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। इसी तरह हम तुम्हें बताएं, अगर तुमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सुना हो, तो मान लो ये है आलू, और आलू में क्या होता है, अपने आप यहां से न्यू प्लांट निकल आते हैं। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया, स्टेम, ज्यादा स्टेम में कुछ दिया नहीं है, दो चार शब्द हैं कि स्टेम असेंडिंग पार्ट कहलाता है। स्टेम जो होता है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है। स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होती हैं, जहां पर नोड होती हैं वहीं से ब्रांचेज और लीव्स निकलती हैं। स्टेम के जहां पर नोड होते हैं और वहां पर डिवाइडिंग सेल के मास हो सकते हैं, जिनको बड कहते हैं। बड अपनी पोजीशन के अनुसार एपिकल हो सकती है और लेटरल हो सकती है। अगर लेटरल बड लीफ के एक्साइल में निकली है तो ऐसी लेटरल बड को एक्सिलरी बड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। स्टेम जिनका सबसे मेन फंक्शन होता था ब्रांचेज को स्प्रेड करना, लेकिन हमने तुम्हें बोला कि कभी कभी ये कुछ कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और कुछ अदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड कर सकते हैं, जैसे ये सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, जैसे ये डिफेंस मैकेनिज्म अर्थात प्रोटेक्शन दे सकते हैं पौधे को। साथ ही साथ हमने कहा था ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तुम समझ गए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्टेम में ज्यादा कुछ नहीं दिया था, एक हेडिंग अभी है तो, लेकिन डाउट है कि नीट में उतना डिटेल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ब्रोशर में तो लिखा था कि मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम आएंगे, लेकिन है थोड़ा सा कंफ्यूजन। हम लोग पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक ही बार पढ़ लेना इसको, जरूरी नहीं इतना डिटेल पूछा जाए। देखो भाई क्या है, एक हेडिंग छोटी सी पढ़ाने जा रहे हैं जो सिलेबस में हो भी सकती नहीं भी हो, थोड़ा डाउट है, और हेडिंग है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक, अच्छा, इसे मेरे हिसाब से तो उतने ही काम चल जाना चाहिए जितना कि अभी जो हमने बताया था स्टोरेज और डिफेंस में। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, जब हम डिटेल में पढ़ते थे तो हमको मॉडिफिकेशन के नाम पर ऐसे पढ़ाया जाता था, कुछ पढ़ाए जाते थे अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ पढ़ाए जाते थे सब एरियल स्टेम, और कुछ पढ़ाए जाते थे एरियल स्टेम। ठीक, ऐसे हमको तीन तरीके के पढ़ाए जाते थे स्टेम। अब हम तुम्हें बताएं, ऐसे तो तमाम हमें पढ़ाए जाते थे अंडरग्राउंड स्टेम, लेकिन जितने अंडरग्राउंड स्टेम होते, देखो बायोलॉजी हो कुछ भी सकता है, इनका जो मेन फंक्शन होता था वो स्टोरेज ऑफ फूड होता था। जितने अभी हम पढ़ाएंगे दिखाएंगे उनका ज्यादातर काम होता था स्टोरेज ऑफ फूड। ऐसे सवेरिल में तमाम सारे नाम बताएंगे हम। ऐसे तो कोई स्टेम कुछ भी कर सकता है, लेकिन इनका सबसे मेन फंक्शन होता था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, और ये हम दिखाएंगे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते थे, तो वो वक्त आने पर ही हम लिखेंगे तमाम अदर फंक्शंस परफॉर्म करते थे ये, ऐसे दिखाएंगे। जब हम तुम्हें अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ाएंगे तो एक नाम पढ़ाएंगे
राइजोम। अब बहुत कहानी नहीं बताएंगे कि राइजोम में और कॉर्म में क्या अंतर होता है, बस दो दो एग्जाम्पल चाहो तो भले लिख लो कि इनका एग्जाम्पल पढ़ते थे लोटस या टर्मेरिक या जिंजर एंड बनाना। लोटस, टर्मेरिक, जिंजर एंड बनाना, ऐसे तमाम पढ़ाए जाते थे। इसी तरह का एक दूसरा स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ते थे जिसका नाम था राइजोम के बाद ट्यूबर। ये तो बहुत ही चर्चित है भाई। किसी को पता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या था? हाँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते थे पोटैटो। चाहो तो एक दो दो एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, लेकिन हमने कहा था कि इस जो हेडिंग पढ़ा रहे हैं इसमें डाउट है कि नीट में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, चूंकि लिखा था कि मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम आ सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सुनाई दे रहे हैं। तीसरा होता था कॉर्म। बेस्ट एग्जाम्पल इसमें उस समय पढ़ाया करते थे पोलो कैसिया कह दो और चाहे कह दो अरबी। अरे घुइया घुइया गांव में कहते हैं पूड़ी बनाते हैं, घुइया पूड़ी सब्जी बनाते हैं। हाँ, और साथ साथ तीसरा चौथा प्रकार होता था राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म एंड बल्ब। इसमें एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा करते थे अनियन एंड गार्लिक। ठीक, इस तरह से हमें तमाम प्रकार के ये पढ़ाए जाते थे, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म एंड बल्ब। वेजिटेटिव ये जो सब एरियल स्टेम होते थे इसमें भी तमाम टाइप पढ़ाए जाते थे। नंबर एक, रनर। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक, लिख ले पहले। अच्छा, बार बार मार्कर सिलेक्ट करना पड़ता है। रनर के बाद होता था सकर, फिर होता था स्टोलन, और फिर होता था ऑफसेट। ठीक, सबके एग्जाम्पल तो नहीं बताएंगे कि हम वहां कठिन लगेंगे, जैसे एक आध के बता देते जो हमें जरूरी लग रहे। यहां पर होता था दूब घास, दूब ग्रास। ठीक, और इसी तरह यहां का बेस्ट एग्जाम्पल था निम्फिया। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या था? निम्फिया। तो हम तुम्हें बताना चाहें या निम्फिया वजह तुम ये लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, शब्द वाटर हायसिंथ। ठीक, अच्छा, तो ये हमने तुम्हें बताया। बाकी बीच वाले कठिन लगेंगे, जरूरत नहीं लगती है। अब इसी तरह एरियल में पर जब हमें पढ़ाई जाती थी तो बहुत सारे पढ़ाए जाते थे। पहले हम लोग नाम लिख देते थे, मार्कर हमें कलर सेलेक्ट नहीं होता। नंबर एक, स्टेम टेंड्रिल। नंबर दो, स्टेम थॉर्न। नंबर तीन, फिलोक्लेड। और नंबर चार, क्लेडोड। नंबर पांच, बल्बिल। ऐसे पढ़ाए जाते थे। स्टेम टेंड्रिल, अभी ध्यान करो, हमने स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई थी ना, जो किसी सपोर्ट के चारों तरफ लिपट कर पौधे को सीधा खड़ा करने में सपोर्ट मदद करता था। तो स्टेम टेंड्रिल का मेन फंक्शन होता है पौधे को सहारा देना, सपोर्ट प्रदान करना।
और मेन ये जो करेक्टर होता है वो जो गार्ड फैमिली होती है, कुकरबिट्स का लक्षण होता है, ठीक है ना। स्टेम थॉर्न, थॉर्न माने कांटे जैसे होते थे। तो करौंदा का पौधा देखा हो, बोगिनविलिया का पौधा देखा हो, है ना, उनमें ऐसा होता था, कोई ना कोई पार्ट कांटे में बदल जाता था। तो कह सकते हो जो सिट्रस प्लांट होते हैं ना, उनमें ऐसा होता है। फिल्लोक्लेड जो कैक्टस प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तानी इलाके में उगते हैं, वो पौधे अपनी लीफ को कांटे में बदल लेते हैं। अब लीफ कांटे में बदल गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो तुमने देखा हो उन पौधों में क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा बना के दिखाते हैं। मान लो ऐसा होता है कि उनमें जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक हो जाता है, ऐसे चपटा चपटा हो जाता है ऐसे। और जो वास्तव में लीफ थी वो तुमने देखा हो इस तरह के कांटे में बदल जाती है ऐसे। ये डार्क कलर बना रही लीव्स थी, और ग्रीन कलर से बना है वो स्टेम है। तो इस तरह से स्टेम फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जब बदल जाता है तो इसको कहते हैं ये फिल्लोक्लैड। बेस्ट एग्जांपल उस समय हमको पढ़ाया जाता था ओपनसिया, ओपनसिया एंड यूफोर्बिया ऐसे पढ़ाए जाते थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद करो। और क्लैडोड में क्या होता है, जो फिल्लोक्लैड क्लैडोड में इतनी अंतर होता है, वहां मैनी इंटरनोड फ्लैट हो सकती है, यहां वन और टू इंटरनोड ही लीफ लाइक होती है। जरूरत तो नहीं है तुम्हें, लेकिन चाहो तो एस्परागस इसका और रस्कस दो एग्जाम्पल होते थे। एंडसपस बुलबिल जो होती थी ये अगेओ एंड ऑक्सैलिस में पाई जाती थी, हालांकि इनका काम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करना था। तो ये जो हमने तुम्हें हेडिंग दिखाई, हम बार बार कह रहे हैं, एक नजर डाल सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि मॉडिफिकेशन से इतना डिटेल में आएगा कि जो पहले अभी दिखाया था उसी से काम चल जाएगा, किसी को कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने स्टेम खत्म किया, नेक्स्ट लेक्चर में लीफ पढ़ेंगे।